जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस जीवों में जनन, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसका कंटेंट क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन के उद्देश्य क्या होते हैं, जनन की विधियां कौन सी होती हैं और पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। ये जो पादपों में जनन होता है ये सिर्फ दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक। ये जो कायिक जनन होता है ये अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। तो अलैंगिक जनन में देख लेते हैं क्या क्या होता है। अलैंगिक जनन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन यानी कि विखंडन, उसके बाद बडिंग मुकुलन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन खंडन, उसके बाद में बीजाणु बीजाणु जनन, स्पोर फार्मिंग या स्पोर्युलेशन, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन में पढ़ेंगे, कायिक जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक नंबर प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। तनों द्वारा जैसे कि कंद, आलू और क्या कहते हैं उसको, कंद, परकंद, धनकंद और सलकंद, ये सब तनों के द्वारा आते हैं। और उसके बाद में जड़ों के द्वारा, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, जड़ों के द्वारा, और उसके बाद में पढ़ेंगे पत्तियों के द्वारा। और इसके बाद में फिर ये कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे, रोपड़, कलम लगाना, दाब लगाना, गूंटी बांधना, और इसके बाद में पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जीवन अवधि क्या होती है। जनन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि का मतलब होता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ये क्या होता है, जीवन अवधि। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन। ठीक है बेटा, तो ये जीवन अवधि समझ गए। अब जीवन अवधि के बाद में हम जनन समझ लेते हैं। जनन का मतलब क्या होता है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या होता है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और ये जो जनन होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक नंबर अलैंगिक जनन, एक नंबर कैसा होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसका मतलब हुआ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा ये जो दूसरा होता है ये होता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। एक तो अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक। इसको असेक्सुअल कहेंगे, इसको सेक्सुअल कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। देखो, अलैंगिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, अब लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब अलैंगिक जनन देखते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, दो नहीं लेते, एक ही जनक भाग लेता है। और इससे जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। क्या होती है बेटा, इससे उत्पन्न होने वाला जीव, ऐसे लिख लो, इससे उत्पन्न होने वाला जीव, उत्पन्न होने वाला
उत्पन्न होने वाला जीव जनक के समान होता है, जनक के समान होता है, जनक के समान होता है। ठीक है बेटा, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है और इससे उत्पन्न होने वाला जीव अपने हूबहू जनक के समान होता है। और बेटा इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें क्लोन बनते हैं, अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या बनते हैं, क्लोन, क्लोन बनते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं ये क्लोन क्या होता है। आकार की आनुवंशिकी जो जीव आकार में और आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन। ऐसे जीव जिनका आकार और आनुवंशिक गुण दोनों समान होते हैं, दोनों ही जनक के समान होते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लोन समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में जान लेते हैं। चलिए आइए अब अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में देख लेते हैं। इसकी विधियां विभिन्न होती हैं, जैसे विखंडन, खंडन और तो ये अब विखंडन देख लेते हैं, फिजन। इसमें क्या होता है, ये जो जनक होता है ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड का मतलब टूटा हुआ टुकड़ा, और प्रत्येक खंड अपना एक नया जीव बना लेता है। जैसे अमीबा, देखो जैसे ये अमीबा होता है, ये अमीबा का डायग्राम होता है। इसके बीच में जो होता है इसको हम न्यूक्लियस केंद्रक बोलते हैं, और इसके ये जो किनारे होते हैं इन्हें हम कूटपाद कहते हैं। स्यूडोपोडा जिसकी सहायता से ये क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में इसमें विखंडन होता है। तो बेटा ये 2 पार्टों में टूट जाता है। यहाँ पे देखो ये जो इसका केंद्रक है ये विभाजित हो गया, इसके बाद में यहाँ पे देखो एक नया अमीबा बन गया और ये एक नया अमीबा बन गया। तो ये बेटा क्या हुआ, विखंडन हो गया, फिजन कंप्लीट हो गया। अब इस फिजन के बाद में पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं उसका, मुकुलन, बडिंग। ओके, तो चलिए विखंडन कंप्लीट हो गया। विखंडन के बाद में हम देखेंगे मुकुलन। क्या देखेंगे, मुकुलन, बडिंग, बडिंग। ये मुकुलन देखेंगे, बडिंग। इसमें क्या होता है बेटा, इसके बाद में हम ये बडिंग देखेंगे। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में बेटा मुकुलन में जनक के शरीर पर, मुकुलन में जनक के शरीर पर उभार निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, उभार निकल आते हैं, उभार निकल आते हैं। और यही उभार विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। जैसे हाइड्रा, जैसे बेटा क्या होता है, हाइड्रा। हम हाइड्रा को फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे हाइड्रा होता है बेटा, तो हाइड्रा का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं, थोड़ा साधारणता, ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, ऐसे ही देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये बेटा पेरेंट्स इसे समझ लो। और इसके बाद में ये देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, ऐसे कुछ संरचना होती है और ये उभार निकल आता है बेटा, इसमें ऐसे होता है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर हाइड्रा का। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, ग्रोइंग बड। ये क्या है, ग्रोइंग बड, ग्रोइंग
बड, ये ग्रोइंग बड होता है बेटा इसको। ठीक है, इसके बाद में इसका एक और स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पे ये जो है पूर्णतः विकसित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विकसित हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये एक नया हाइड्रा बन गया, इसको हम नए हाइड्रा के रूप में देखेंगे यहाँ पे। तो ये ग्रोइंग बड है, ये इसको हम पेरेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, पेरेंट्स, सॉरी पेरेंट्स। और ये क्या है, ग्रोइंग बड है। और ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, मेच्योर बड या फुल ग्रोइंग, क्या कह सकते हैं, फुल ग्रोइंग। ग्रोइंग है बेटा यहाँ पे, ग्रोइंग कर लीजिए, फुल ग्रोइंग बड, कलिका। देखो बेटा ये बढ़ती हुई कलिका है, और फुल ग्रोइंग कलिका का मतलब होता है पूर्ण विकसित कलिका। ठीक है, तो ये पूर्ण विकसित कलिका समझ गए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बडिंग ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा हम, खंडन। तो अगला नंबर 3 क्या है, खंडन। खंडन, फ्रेगमेंटेशन, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये जो जनक होता है, जनक, ये जनक जीव 2 खंडों में टूट जाता है। क्या कह सकते हैं हम, जनक जीव 2 खंडों में टूट जाता है, टूट जाता है। और प्रत्येक टूटा हुआ खंड, बेटा प्रत्येक टूटा हुआ खंड क्या करता है, एक नया जीव बना लेता है। प्रत्येक टूटा हुआ खंड एक नया जीव बना लेता है, बना लेता है बेटा। जैसे स्पाइरोगायरा, क्या होता है, जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, देखो स्पाइरोगायरा का डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसमें फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। कुछ डायग्राम इस प्रकार से होता है बेटा, उसका ऐसे आप लोग अच्छे से इसे बना लीजिएगा। ओके, ऐसे करके होता है, सेम संरचना होती है। और ये क्या करता है, टूट जाता है 2 पार्टों में। एक पार्ट तो यहाँ पे अपना एक जीव बना लेता है, ऐसे बना लेता है, एक ऐसे बना लेता है बेटा अपना, और ये कंप्लीट हो गया। और एक यहाँ पे बना लेता है अपना नीचे, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, न्यू स्पाइरोगायरा, न्यू डॉटर कह सकते हैं बेटा, न्यू डॉटर या न्यू सन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा खंडन। अब तो बेटा ये खंडन हो गया। तो अगला बेटा हम क्या देखेंगे, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोर फार्मिंग, स्पोर क्या होती है बेटा, स्पोर फार्मेशन।
अगला क्या देखेंगे हम, बीजाणु जनन, स्पोर फार्मेशन। ठीक है बेटा, देखो ये जो बीजाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। बीजाणु एक कोश की, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। बीजाणु एक कोश की क्या होते हैं बेटा, बीजाणु एक कोश की भित्ति, एक कोश की भित्ति वाली, एक कोश की भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जनन काय है वाली, अगुणित, गुणित नहीं अगुणित, अगुणित अलैंगिक, अगुणित अलैंगिक जनन काय है, जनन काय है। अच्छा बेटा, इसमें ये देख लेते हैं, ये जो बीजाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक नंबर होता है बेटा अचल, अचल बीजाणु। कैसा होता है, अचल बीजाणु। और नंबर दो होता है चल बीजाणु, चल बीजाणु। अच्छा ये देखो, जिनमें कसाब पाए जाते हैं उन्हें चल बीजाणु कहते हैं, और जिनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं उन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अचल बीजाणु की डिफिनेशन लिख लो, जिनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं। जिनमें क्या लिखेंगे, जिनमें कसाब, जिनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। और जिनमें कसाब पाए जाते हैं, इसमें लिख लेंगे बेटा, जिनमें कसाब पाए जाते हैं, पाए जाते हैं उन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है बेटा, ऐसे होता है, और ये जैसे बीज है बेटा, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कसाब, इन्हें कसाब कहते हैं। और जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अचल कहते हैं, अचल बीजाणु। ठीक है, तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु में आपको अंतर पता चल गया होगा। ये बीजाणु जनन होता है बेटा, बीजाणु जनन दो प्रकार का होता है, एक तो अचल बीजाणु होते हैं, दूसरे चल बीजाणु होते हैं। ठीक है, जिनमें कसाब नहीं पाए जाते हैं उन्हें अचल कहते हैं, और जिनमें कसाब पाए जाते हैं उन्हें चल कहते हैं। ठीक है, तो ये जनन हो गया बीजाणु जनन। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या हम पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी इसे बोल सकते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है बेटा, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बाद में। देखो ये जो कायिक जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। पहले हम प्राकृतिक पढ़ेंगे, उसके बाद में कृत्रिम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है बेटा, देखो प्राकृतिक कायिक जनन में जनन विभिन्न प्रकार से होता है, तो जिसमें हम एक नंबर पढ़ेंगे तनों द्वारा, तनों द्वारा कायिक जनन। ठीक है बेटा, एक नंबर क्या पढ़ेंगे, तनों द्वारा कायिक जनन, तनों द्वारा कायिक जनन। अब देखो बेटा, तने भी एक तो भूमिगत तने होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं, और दूसरे होते हैं अर्धवायवीय तने। तो पहले हम भूमिगत तनों के बारे में देख लेते हैं। तनों के द्वारा इसके अंतर्गत एक हम हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखेंगे भूमिगत तने,
क्या लिखेंगे? भूमिगत तने। ठीक है। अब देखो बेटा भूमिगत तने कौन कौन से होते हैं वो हम इधर देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे भूमिगत तना एक नंबर बेटा होता है कंद। क्या होता है? कंद। कंद का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आलू। और दूसरा होता है प्रकंद। कंद, प्रकंद। ठीक है बेटा। प्रकंद में क्या होता है? ये जो तना होता है ये क्षैतिज वृद्धि करता है, जैसे अदरक, हल्दी। जैसे क्या? अदरक, हल्दी, कामा हल्दी। ये बेटा हल्दी क्या होता है? आदि। हल्दी एक प्रकंद होता है, भूमिगत तना होता है। तीसरा बेटा धनकंद होता है। क्या होता है? धनकंद। देखो धनकंद जैसे बेटा अरबी, है ना। एक तो अरबी हो गया बेटा, दूसरा जिमीकंद, कामा जिमीकंद, जिमीकंद। अगर आप लोगों ने खाया हो तो कमेंट में लिखें। इसके बाद में बेटा नंबर 4 हम देख लेते हैं सल्ककंद। क्या देख लेते हैं? सल्ककंद। सल्ककंद जैसे बेटा लहसुन, लहसुन, है ना। ये लहसुन इसमें पाया जाता है। लहसुन, रजनीगंधा, रजनी। क्या होता है बेटा? रजनीगंधा इसमें पाया जाता है। तो ये भूमिगत तने हो गए। भूमिगत तने कौन कौन से? आलू भूमिगत तना है, हल्दी भूमिगत तना है, अदरक भूमिगत तना है, अरबी, जिमीकंद, लहसुन, रजनीगंधा। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं अर्धवायवीय तने कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम देख लेते हैं अर्धवायवीय तने। देखो ये जो अर्धवायवीय तने होते हैं बेटा, एक तो नंबर 1 ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। ठीक है बेटा। ऊपरी भूस्तारी में देखो जैसे दूब, खट्टी बूटी ये आते हैं। ऊपरी भूस्तारी कौन कौन से होते हैं? जैसे दूब। दूब अर्धवायवीय तना है। कैसा अर्धवायवीय तना? ऊपरी भूस्तारी। जैसे बेटा दूब, सॉरी क्या होता है? दूब घास, दूब घास। और बेटा क्या होता है? खट्टी बूटी, खट्टी बूटी आदि। ये कैसे होते हैं बेटा? और इसके बाद में नंबर 2 बेटा होता है भूस्तारिका। क्या होता है? भूस्तारिका। नंबर 2 क्या होता है? भूस्तारिका, भूस्तारिका। ठीक है। अब भूस्तारिका में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे बेटा जलकुंभी, जैसे जलकुंभी, जैसे जलकुंभी। अब बेटा भूस्तारिका के बाद में देख लेते हैं अंता भूस्तारी, अंता भूस्तारी। ठीक है। इसके बाद में क्या देख लेते हैं? अंता भूस्तारी। जैसे बेटा पुदीना। क्या हुआ? पुदीना, पुदीना आदि। इनमें कैसे कैसे तने होते हैं? अर्धवायवीय अंता भूस्तारी तने। ठीक है बेटा। नंबर 4 होता है भूस्तारी। क्या होता है? भूस्तारी। ये किस में होता है? जैसे बेटा क्या होता है? स्ट्रॉबेरी। जैसे स्ट्रॉबेरी। ओके। तो ये बेटा अर्धवायवीय तने हो गए हैं। अर्धवायवीय तनों के बाद में अब हम देखेंगे जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है बेटा। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है। जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें बेटा देख लेते हैं कुछ पौधों में, कुछ पौधों में मूल जड़, कुछ पौधों में बेटा क्या होता है? मूल जड़ कायिक प्रवर्धन, मूल जड़ कायिक प्रवर्धन। क्या होता है बेटा?
काय मूल जड़ कायिक प्रवर्धन वर्धन होता है बेटा, कायिक वर्धन के लिए रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है बेटा। जैसे शकरकंद, जैसे क्या बेटा, शकरकंद, ठीक है बेटा, जैसे शकरकंद और सतावर, क्या सतावर, कामा डहेलिया आदि में। तो बेटा ये समझ गए ना, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ओके, अब बेटा जड़ों के बाद में हम समझेंगे पत्तियों द्वारा। क्या समझेंगे? पत्तियों द्वारा कायिक जनन। क्या होता है बेटा? कायिक जनन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। अच्छा बेटा, इसमें देख लेते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन में क्या होता है बेटा। जैसे ब्रायोफिल्म्स, क्या होता है? उदाहरण होते हैं बेटा, जैसे ब्रायोफिल्म, ये बेटा एक पौधे का नाम है, ब्रायोफिल्म कामा वेलेंचो, ब्रायोफिल आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने प्राकृतिक कायिक जनन देख लिया। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन बेटा, जिन पादपों में बीज आसानी से नहीं बनते उनमें कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। क्या होता है बेटा? जिन पादपों में बीज आसानी से नहीं बनते, उनमें कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है बेटा। ठीक है, इसकी विधियां बहुत सी होती हैं, जैसे रोपड़, कलम लगाना, दाब लगाना, गूंटी मारना, ये सारी इसकी विधियां होती हैं बेटा। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन समझ गए आप लोग। अब इसके बाद में हम इसकी विधियों को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी सबसे नंबर 1 जो विधि है उसको हम कहते हैं रोपण, कलिका रोपण, है ना बेटा। तो क्या देख लेते हैं? कलिका रोपण या रोपण। ठीक है, 1 नंबर क्या होता है? रोपण, ग्राफ्टिंग। इसे क्या कहते हैं बेटा? ग्राफ्टिंग। रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। ओके, अब देखो बेटा, रोपण में क्या होता है कि इस विधि में निम्न किस्म के पौधों की शाखाओं को उच्च किस्म के पौधों की शाखाओं से लगाकर बांध दिया जाता है और ऊपर से सुतरी बांध दी जाती है, जिससे कि वो पादप अच्छे से वृद्धि कर सके। ठीक है बेटा, इस विधि में, इसमें लिखेंगे, इस विधि में निम्न किस्म के, जो घटिया किस्म के होते हैं, निम्न किस्म के पादपों की शाखा को काटकर उच्च किस्म के
पादपों की शाखा पर लगा दिया जाता है बेटा, और इससे अच्छी किस्म इससे बेटा क्या होता है, अच्छी किस्म का पौधा तैयार हो जाता है बेटा। देख लेते हैं, देखो जैसे एक यहाँ पे पादप ले लेते हैं हम, ऐसा बेटा एक पादप होगा, और ऐसे उसको हम तिरछी काट कटवाएंगे, ऐसे बेटा ये समझ लो है। और दूसरा पादप ऐसे होगा, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये सपोज करना ये एक पादप है, ये कलिका है, इसमें इसको क्या कहेंगे हम, बड, ठीक है बेटा। तो इसको क्या करते हैं हम, इस कटे वाले पार्ट को उस वाले पार्ट से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ओके। तो बेटा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इसको सुतली से या किसी अन्य चीज़ से मिट्टी का लेप लगाकर बांध देते हैं, और इसमें जब अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और सॉरी इसमें अपस्थानिक जड़ें नहीं निकल आती, ये ऐसे ही पौधा वृद्धि करने लगता है। तो ये हो गया रोपड़। अब ठीक है बेटा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कलम लगाना। इसमें क्या होता है बेटा, पुराने स्वास्थ्य, क्या लिखेंगे, पुराने स्वास्थ्य पौधे से 20 से 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लेते हैं, और उसे जमीन में गाड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा, और उसे जमीन में दबा देते हैं। कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं। कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं, निकल आती हैं बेटा। जैसे गन्ने में क्या लिखेंगे, जैसे गन्ना, क्या होगा, जैसे गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, गन्ना, अंगूर, कामा, नींबू आदि में कलम के द्वारा ही नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कलम लगाना। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे दाब लगाना। दाब लगाना इसमें क्या होता है बेटा, इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर जमीन में दबा देते हैं, और कुछ समय बाद
कुछ समय बाद उसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, निकल आती हैं। इसके बाद पौधे, इसके बाद पौधा तैयार हो जाता है, पौधा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे देख लेते हैं बेटा, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये एक डायग्राम है, ये एक बेटा पौधे का डायग्राम है, और जिसमें हम समझेंगे दाब लगाना क्या होता है। जैसे ये पौधा है, इसमें ये शाखाएं हैं, ये सब क्या है, शाखाएं हैं इसकी, ठीक है। और इसकी एक शाखा ये है जिसको हमने लचा लिया, ये वाली, और यहाँ पे कुछ गाड़ देते हैं जिस डंडी के सहारे बीच वाले हिस्से को मिट्टी में दबा देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे, इसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, बड होता है, कलिका होती है इसकी, और यहाँ पे इसको ऐसे बांध देते हैं किसी चीज़ से, सुतली से या किसी अन्य चीज़ से। और ये बेटा जो इसके अंदर भरी रहती है, ये तो सॉइल होती है, मृदा। इसको क्या कहते हैं बेटा, सॉइल, यानी कि मृदा। और बेटा इसमें कुछ समय बाद ये जड़ें निकल आती हैं। कैसी जड़ें निकल आती हैं, अपस्थानिक जड़ें, इन्हें क्या कहेंगे, रूट। तो बेटा आई होप ये बेटा समझ गए होंगे दाब लगाना। ठीक है बेटा, तो अब हम गूटी बांधना पढ़ेंगे। देखो ये जो गूटी बांधना होती है बेटा, जिन शाखाओं में क्या होता है, जिन पौधों की शाखाएं बहुत ही जटिल होती हैं, वो नीचे को नहीं झुक पाती हैं, उन पौधों में गूटी लगाने का काम किया जाता है बेटा। देखो जैसे सपोज करो ये एक पौधा है, और बेटा ये एक पौधा है, इसकी एक ये शाखा है, और एक बेटा ये शाखा है इसकी, ये शाखाएं हैं इसकी, ऐसे समझ लीजिए आप, समझने के लिए है ये। और बेटा ऐसे इसकी ये एक शाखा है, तो यहाँ पे हमें गूंटी लगानी है, तो यहाँ पे हम गूंटी लगा देते हैं शाखा के ऊपर ही। ये इसकी एक शाखा है, और इस यहाँ पे हल्की हल्की छाल छील देते हैं चारों तरफ से, और उसमें पादप हार्मोन लगा देते हैं, जिससे अपस्थानिक जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। और इसके ऊपर टाँट बांध देते हैं, नम मिट्टी बांध देते हैं, और यहाँ पे एक क्या करते हैं बेटा, घड़ा टांग देते हैं। यहाँ पे एक घड़ा टांग देते हैं पानी से भरा हुआ। इस घड़े में क्या है, पानी, और नीचे एक छेद कर दिया जाता है जिससे पानी टपकता रहता है, और ये नम बना रहता है, तो इससे जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। तो बेटा ये होता है गूटी बांधना। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनमें दो जनक भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो फ्रेंड्स ये आई होप ये समझ गए होंगे। जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन, और जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन। अब इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, और लैंगिक जनन की हानियाँ और लाभ, अलैंगिक जनन के हानि और लाभ क्या होते हैं, ये हम उसमें बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।